नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 15 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का शीर्षक नीलकंठ है, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। नीलकंठ जो है इस अध्याय के अंदर एक मोर का नाम है और जिसको महादेवी वर्मा ने बड़े प्यार से पाला। तो आइए हम इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न पूछने से पहले ही उन्होंने कहना प्रारंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ के एक चिड़ी मार को 2 बच्चे पकड़ लाया है, एक मोर है और एक मोरनी। आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे लोग भी खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। तो लेखिका अपने किसी रिश्तेदार को छोड़कर आ रही हैं स्टेशन पर, तो रास्ते में उन्हें खरगोश की दुकान का ध्यान आया और उन्होंने ड्राइवर को वहीं चलने के लिए कहा। तो वहाँ जाकर वो जैसे ही पहुँचती हैं तो जो पक्षी चिड़िए वाला है वो अपनी बात शुरू कर देता है और कहता है कि पिछली बार आपने मोर के बच्चों के लिए कहा था, तो मैंने स्पेशल आपके लिए ही मंगवाए हैं। और बताता है कि इनको खरीदने ऐसे लोग भी आए थे जो इनको मारकर इनके पंजों से दवा बनाते, लेकिन मैंने जो है आपका नाम लेकर उन्हें नहीं दिया, क्योंकि मैं भी एक इंसान का दिल रखता हूँ। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थककर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुँची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। तो लेखिका को पता था कि बड़े मियाँ को जब तक ना टोका जाए वो रुकते नहीं हैं, और इसीलिए उन्हें बीच में ही रोककर उन्होंने पूछा कि वो जो मोर के बच्चे तुम बता रहे हो कहाँ हैं? और जैसे ही बड़े मियाँ ने अपने हाथ से संकेत किया तो लेखिका उसका ध्यान रखते हुए उस पिंजरे की तरफ देखने लगी, तो वहाँ तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। जिसमें वो बैठे थे पिंजरे में, वो पिंजरा बहुत संकीर्ण भिड़ा हुआ था। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। 12 कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें से मोर की कोई खासियत भी कि तू इतनी बड़ी कीमत मांगने चला? पर वह मुझी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझें दें। अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौकटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के झटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। तो लेखिका को जब उसने पैसे मांगे तो हार कर जो है 30 उसके और 5 चिड़ी मार की ईमानदारी के देने पड़े। और जैसे उन्होंने पिंजरे को अपने गाड़ी में रखा तो जो पक्षी शावक उसके अंदर बैठे हुए थे वो झटपटाने लगे और ऐसा लगा जैसे वो पिंजरा ही जो है उनको उड़ाकर ले जाएगा। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं? है तो पक्षी ही,
चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। अब जैसे ही लेखिका उनको घर लेकर पहुंची तो सब कहने लगे, तुम्हें ठग लिया, मोर के बदले में तीतर दे दिया। लेकिन फिर भी लेखिका ने क्या करा कि उनके इस चिढ़ा देने के कारण उनके जो व्यवहार था वो उनके प्रति और अधिक बढ़ गया। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए, कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते। तो उन्होंने जो लेखिका कमरे में रद्दी की टोकरी रखी थी उसको अपना निवास स्थान बना लिया। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर, कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता। तो लेखिका कमरे में जो खिड़कियां थी उनमें जाली लगी थी, लेकिन वो बाहर ना निकल जाए उसके लिए उसको दरवाज़ा लगातार बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा मेरी बिल्ली इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनादिगत चेष्टा का प्रश्न था। उसके दरवाज़ा बंद रखे रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपने सिंहासन बना लें। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मार्जरी के लिए असह्य कही जाएगी। और दरवाज़ा केवल किस लिए बंद रखना पड़ता था कि जो बिल्ली थी वो कभी इनका पता ना लगा ले। और वो इसलिए, वैसे तो वो चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती थी, लेकिन ये दोनों नए थे तो इसलिए वो उन पर आक्रमण भी कर सकती थी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। तो जो 2 नए वो पक्षी थे आने वाले, उनके आने का जो कौतूहल था, खुशी थी, वो उन पक्षियों में ऐसे ही थी पहले रहने वालों में जैसे जब नववधू को घर में लाते हैं जो परिवार के अंदर होती है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूमकर गुटर गूं की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश का सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो बलिबादी देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया और ऐसा लग रहा था जैसे उस समय चिड़ियाघर में भूचाल आया हुआ हो। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंग में था जैसे इल्ली से तितली का बनना। जैसे इल्ली जो होती है, छोटी सी बच्चा होता है तितली का, उससे तितली बनती है। मोर के सिरे की कलगी और सघन ऊंची और चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने लगी। तो ये उसके सौंदर्य का वर्णन करती है लेखिका कि किस तरह वो जब बड़ा होता गया, किस तरह उसके सौंदर्य में परिवर्तन आते चले गए। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्र के इंद्रकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं से जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता था। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता था।
मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पतलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर को उपयुक्त सहचरणी होने का प्रमाण देने लगी। तो इस प्रकार जैसे ही वो बढ़ते चले गए, उनके सौंदर्य में बदलाव आता चला गया। मोरनी के सौंदर्य में जो है मोर की अपेक्षा कम बदलाव आया, और अंत में जो है मोरनी भी जो है उसके साथ ऐसे लगने लगी जैसे यह इसकी सहचरणी होने का प्रमाण दे रही हो। तो बच्चों, आज का अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। अब इसका शेष भाग हम अगली पाठशाला में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज का पाठ हमारे लिए यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।